लास्ट क्लास में हम पढ़ रहे थे एलोसोम्स जो होते हैं उनमें कोई इरेगुलरिटी हो जाती है, अनियमितता आ जाती है, तो उसके कारण कुछ रोग हो जाते हैं, डिजीज हो जाती हैं, तो जिसमें हमने टर्नर सिंड्रोम और क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम पढ़ लिया था। नेक्स्ट इसमें आता है एक जैकब सिंड्रोम, और एक का तो बताया था मैंने आपको सुपर फीमेल सिंड्रोम। जैकब सिंड्रोम जो होता है ये पुरुषों में होने वाला रोग है। ये किस में होता है? ये मेल में होता है, पुरुषों में होने वाला रोग है। जैकब सिंड्रोम जो है ये मेल या पुरुषों में होने वाला रोग है। और इसमें होता क्या है, गुणसूत्र वैसे होने तो चाहिए 44 प्लस एक्स वाई, इसमें क्या होता है, एक बाई गुणसूत्र बढ़ जाता है, तो ये हो जाता है 44 प्लस एक्स बाई बाई, और बाई बढ़ने के कारण इनको अधिपुरुष कहते हैं, सुपर मेल सिंड्रोम भी कहते हैं इसको, और ये क्रिमिनल सिंड्रोम भी कहलाता है, क्योंकि ऐसे पुरुष जो होते हैं वो अत्यधिक क्रोधी प्रवृत्ति के होते हैं, अत्यधिक गुस्से वाले होते हैं, और रैपिस्ट वगैरह इसी में आते हैं। इनको अधिपुरुष या इसको आपराधिक सिंड्रोम भी कहा जाता है, क्रिमिनल सिंड्रोम के नाम से जाना जाता है। और सुपर फीमेल सिंड्रोम जो होता है ये फीमेल में होने वाला रोग है, और फीमेल में गुणसूत्र होने चाहिए 44 प्लस एक्स एक्स, लेकिन इनमें क्या हो जाता है, 44 प्लस एक्स 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 हो जाते हैं, टोटल 47, और एक्स गुणसूत्र होने के कारण ऐसी महिलाएं अत्यधिक जननशील प्रवृत्ति की होती हैं। तो ये दो लिख लेना। नेक्स्ट लिखना इसमें जैकब सिंड्रोम, नेक्स्ट लिखना जैकब सिंड्रोम, जैकब सिंड्रोम। देखो यह पुरुषों में होने वाला रोग है, यह पुरुषों में होने वाला रोग है, पुरुषों में होने वाला रोग है जिसमें गुणसूत्रों की संख्या केवल वर्ड बताएंगे, केवल इंग्लिश में। इंग्लिश मीडियम में आपको कहीं बैच नहीं मिलेगा प्रॉपर, केवल वर्ड बता सकते हैं इंग्लिश में, बाकी लैंग्वेज हिंदी में ही चलेगी। यह पुरुषों में होने वाला रोग है जिसमें गुणसूत्रों की संख्या, जिसमें गुणसूत्रों की संख्या 46 के स्थान पर 47, ब्रैकेट में लिखना 44 प्लस एक्स वाई वाई, 46 के स्थान पर 47, ब्रैकेट में लिख लेना 44 प्लस एक्स वाई वाई हो जाती है। इन्हें अधिपुरुष कहते हैं, सुपरमेल, इन्हें अधिपुरुष कहते हैं। ये पुरुष अत्यधिक क्रोधी प्रवृत्ति के होते हैं, ये पुरुष अत्यधिक क्रोधी प्रवृत्ति के होते हैं, इसलिए इसे आपराधिक सिंड्रोम, क्रिमिनल सिंड्रोम कहा जाता है, इसलिए इसे आपराधिक सिंड्रोम या क्रिमिनल सिंड्रोम कहा जाता है। आपराधिक सिंड्रोम कहा जाता है। अगला लिखो सुपर फीमेल सिंड्रोम, सुपर फीमेल सिंड्रोम। यह फीमेल्स में होने वाला रोग है, महिलाओं में, यह महिलाओं में होने वाला रोग है,
जिसमें गुणसूत्रों की संख्या 46 के स्थान पर 47 ब्रैकेट में लिखना 44 प्लस एक्स 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 हो जाती है। ऐसी महिलाएं अत्यधिक जननशील प्रवृत्ति की होती हैं। फर्टिलिटी बढ़ जाती है इनकी, जननशील प्रवृत्ति की होती हैं। नेक्स्ट डिजीज का नाम लिखना थैलेसीमिया। थैलेसीमिया जो रोग होता है ये हीमोग्लोबिन बीटा ग्लोबिन जीन म्यूटेशन के कारण होता है। और इसमें क्या होता है कि हीमोग्लोबिन का जो संश्लेषण होता है, हीमोग्लोबिन का जो सिंथेसिस होता है वो दोषपूर्ण होता है, जिसके कारण ऐसे बच्चे में हमेशा हीमोग्लोबिन की कमी बनी रहती है। और इसका जो परमानेंट ट्रीटमेंट है वो होता है बीएमटी। बीएमटी का मतलब होता है बोन मैरो ट्रांसप्लांटेशन, जो कि बहुत ही महंगा खर्चा है ये, और बहुत ही थोड़ा मुश्किल काम है। इसमें बच्चे को जीवित रखने के लिए प्रत्येक 15 दिन में पूरा की पूरा ब्लड बदलना बहुत जरूरी होता है। इसमें क्या होता है, हीमोग्लोबिन ये एक जीन होता है जो म्यूटेशन का मतलब होता है अचानक कुछ चेंज हो जाए, परिवर्तन हो जाए। तो हीमोग्लोबिन बीटा ग्लोबिन जीन म्यूटेशन के कारण होता है। ऐसे बच्चों में हीमोग्लोबिन का जो संश्लेषण होता है, सिंथेसाइजेशन होता है, वो थोड़ा दोषपूर्ण होता है, यानी तरीके से नहीं हो पाता है जैसे एक नॉर्मल स्वस्थ व्यक्ति में होता है, एक हेल्दी पर्सन के अंदर होता है। तो इसमें क्या होता है, ऐसे बच्चे को यदि जीवित रखना है तो हर 15 दिन में उसका ब्लड बदलना पड़ता है, पूरी बॉडी का पुराना ब्लड पूरे बाहर और नया ब्लड डालना पड़ता है। ये भी काम इतना संभव नहीं है बहुत लंबे समय तक। और परमानेंट ट्रीटमेंट है इसका बोन मैरो यदि ट्रांसप्लांट कर दिया जाए, जैसे लीवर का ट्रांसप्लांट होता है, ऐसे बोन मैरो क्या होती है, हमारी जो हड्डियां होती हैं उन हड्डियों के मध्य में एक लंबी पतली कैविटी होती है। जैसे ये हड्डी है तो बोन के बीच में एक कैविटी होती है, गुहा, जिसमें एक लिक्विड भरा रहता है। पहले ही बताया था मैंने, इसको कहते हैं अस्थि मज्जा या बोन मैरो कहते हैं इसको। इस बोन मैरो का ही ट्रांसप्लांटेशन किया जाता है। ये बहुत बड़ा काम है अपने आप में, एक छोटा काम नहीं है। हाँ, बोन्स वगैरह होती हैं, इस बोन मैरो को ट्रांसप्लांट किया जाता है, तो बहुत बड़ा काम है, बहुत कॉस्टली काम है। और इतने नहीं, बोन मैरो जिस सेल से वो बन सकती है, वो चूज करते हैं उसमें से कौन सेल से उसके अंदर ब्लड बन सकता है, उसके हिसाब से ट्रांसप्लांट किया जाता है। तो और ये भी इतना बड़ा काम है कि पॉसिबल नहीं है। जैसे लीवर ट्रांसप्लांटेशन है तो इतना इजी काम नहीं है, हार्ट ट्रांसप्लांटेशन तो हर इजी काम नहीं, क्योंकि हर आदमी नहीं करवा सकता उसको, क्योंकि बहुत कॉस्टली पड़ती है वो चीज। किडनी ट्रांसप्लांट, किडनी का ही बहुत महंगा पड़ता है, जबकि किडनी तो कम से कम ये तो होती है कि दो होती है, तो अपना भी कोई आदमी डोनेट कर दे। अब लीवर है, हार्ट है, ये तो ऐसे ऑर्गन की एक ही है, तो कोई दूसरा भी डोनेट नहीं कर सकता, तो इनको तो परचेज करना पड़ता है। अब कोई लाखों में करोड़ों में चीज मिलती है तो हर कोई उनको नहीं करवा सकता है। किडनी को तो फिर भी चलो ये है कि अपने कोई मिलने वाला दे देता है घर में से कोई, वो भी इतना पॉसिबल नहीं हो पाता है। हो सकता है कि तो देने वाला भी मर जाए 2 साल बाद और लेने वाला भी मर जाए, क्योंकि ये एक काम चलाना होता है। कई बार इन्फेक्शन हो जाता है तो जरूर नहीं सूट कर जाए सामने वाले की बॉडी में। मैंने कई सारे केस देखे हैं, एक दो, कि देने वाले मर गए और लेने वाले मर गया, दोनों ही खत्म हो गए। लेकिन मजबूरी होती है कई बार साहब, डोनेट करनी पड़ेगी तो ही जिएगा, तो फिर जैसे माँ वगैरह होती है, कोई बड़ा बूढ़ा पर्सन होता है तो वो दे देता है। हो सकता है दोनों को बाद में हार्मफुल इफेक्ट देखने को मिले। तो इसका ट्रांसप्लांटेशन, बोन मैरो ट्रांसप्लांटेशन इसका परमानेंट ट्रीटमेंट है। तो लिखो, यह रोग बच्चों में हीमोग्लोबिन बीटा ग्लोबिन जीन म्यूटेशन, हीमोग्लोबिन बीटा ग्लोबिन जीन म्यूटेशन या उत्परिवर्तन के कारण होता है, के कारण होता है।
ऐसे बच्चों में हीमोग्लोबिन का संश्लेषण ऐसे बच्चों में हीमोग्लोबिन का संश्लेषण दोषपूर्ण होता है। सिंथेसिस दोषपूर्ण होता है। ऐसे शिशुओं को जीवित रखने के लिए नियोनेट्स शिशु ऐसे शिशुओं को जीवित रखने के लिए प्रत्येक 15 दिन में प्रत्येक 15 दिन में रक्त बदलना आवश्यक होता है। रक्त बदलना आवश्यक होता है। नीचे लो ट्रीटमेंट निवारण बीएमटी बोन मैरो ट्रांसप्लांटेशन अस्थि मज्जा प्रत्यारोपण। अस्थि मज्जा प्रत्यारोपण अगला रूल लिखना सिकल सेल एनीमिया हसियाकार कोशिका रक्तल्पता। सिकल सेल एनीमिया हसियाकार कोशिका रक्तल्पता। इसका रीजन क्या है, मेन होने का कारण क्या है? हमारी बॉडी में अमाइनो एसिड पाए जाते हैं जिनसे प्रोटीन का निर्माण होता है और 6 नंबर पर एक अमाइनो एसिड होता है जिसका नाम है ग्लूटामिन। और जब 6 नंबर पर ग्लूटामिन एमिनो एसिड पाया जाता है, लेकिन इसके स्थान पर यदि बैलिन नामक एमाइनो एसिड आ जाए, बैलिन एमिनो अम्ल आ जाए, तो होता क्या है कि जो लाल रक्त कणिकाएं होती हैं आरबीसी रेड ब्लड कार्पल्स, इनका जो आकार होता है, शेप जो होता है, वो हसियाकार हो जाता है। कैसे हो जाता है? हसियाकार का मतलब होता है सिकल शेप्ड हो जाता है। हसिया समझते हो? दांतड़ी होता है, दांतड़ी, इसको सामान्य भाषा में कहते हैं दराती, दांतड़ी, जो भी है, घास वगैरह काटने में काम में आता है। इस प्रकार का आकार का होता है वो। आरबीसी का आकार इसमें ऐसा हो जाता है। नॉर्मली आरबीसी का जो लाइफ स्पॉन होता है वो 120 दिन होता है, 120 डेज, लेकिन इसमें मात्र यहां पर रह जाता है 10 to 20 डेज। अब जब इतने कम दिनों में आरबीसी मर जाएगी तो ऐसे व्यक्ति में हमेशा ब्लड की क्या बनी रहेगी? कमी बनी रहेगी। इसलिए इसको क्या कहते हैं? एनीमिया कहा जाता है। एक क्वेश्चन आता है कि सिकल सेल एनीमिया से पीड़ित व्यक्ति में कभी भी मलेरिया रोग नहीं होता है, क्यों? क्योंकि मलेरिया का जो पैरासाइट है प्लाज्मोडियम, वो आरबीसी में ही सरवाइव करता है। अब यहां तो आरबीसी खुद ही सरवाइव नहीं है, क्योंकि आरबीसी खुद ही 10 to 20 डेज के अंदर डेड हो रही है। तो यहां पर जो प्लाज्मोडियम पैरासाइट है वो पर्याप्त रूप से यहां पर अपने आप को सरवाइव नहीं कर पाता है, डेवलप नहीं कर पाता है। इसलिए इस रोग से पीड़ित व्यक्ति को कभी भी कौन सा रोग नहीं होता है? मलेरिया डिजीज नहीं होती है। तो अगला रोग लिखना सिकल सेल एनीमिया हशियाकार कोशिका रक्तल्पता। देखो यह रोग छठवें ग्लूटामीन नामक एमिनो एसिड के स्थान पर ग्लूटामीन नामक एमिनो एसिड के स्थान पर ग्लूटामीन नामक एमिनो एसिड के स्थान पर बैलीन नामक एमिनो अम्ल के बैलीन नामक एमिनो अम्ल के आ जाने से होता है।
बैलिन नामक एमिनो अम्ल के आ जाने से होता है। इसमें आरबीसी का आकार शिकल शेप्ड हो जाता है, हसियाकार, शिकल शेप्ड या हसियाकार हो जाता है, हसियाकार हो जाता है। हसियाकार हो जाता है तथा जीवन काल मात्र 10 से 20 दिन रह जाता है। जीवन काल मात्र 10 से 20 दिन रह जाता है, जिसके कारण ऐसे व्यक्ति में ब्लड की कमी बनी रहती है, ब्लड की कमी बनी रहती है। अगला पॉइंट लिखो इसी में, इस रोग से पीड़ित व्यक्ति को कभी भी मलेरिया रोग नहीं होता है। कभी भी मलेरिया रोग नहीं होता है। क्योंकि मलेरिया का प्लाज्मोडियम पैरासाइट इसकी आरबीसी में सरवाइव नहीं कर पाता है। इसकी आरबीसी में सरवाइव नहीं कर पाता है। एक रोग लिखना, कृमि जनित रोग, लास्ट, हेलमिंथी डिजीज। कुछ हेलमिंथीज होते हैं, कृमि होते हैं, उनके द्वारा भी कुछ रोग हो सकते हैं। जैसे नारू रोग का नाम सुना होगा आपने, नारू डिजीज, नारू का नाम नहीं सुना? हालांकि वर्तमान में प्रेजेंट टाइम नारू रोग होता नहीं है, पहले होता था। नारू का उन्मूलन हो चुका है। नारू क्या होता है? ये गंदे पानी के द्वारा होता है। जैसे बरसात के पानी में बच्चे नहाते हैं तो उससे क्या होता है, छोटे छोटे फोड़े बन जाते हैं। उन फोड़ों में से एक धागे नुमा संरचना बाहर निकलने लगती है, उसको नारू कहते हैं। पहले होता था ये रोग, अभी फिलहाल नहीं होता है, और नारू का उन्मूलन भी हो चुका है। तो नारू रोग जो होता है वो कृमि के द्वारा ही होता है, हेलमिंथीज के द्वारा ही होता है। धागे नुमा संरचना उसमें बाहर निकलती है, बहुत दर्द होता है, उसमें फोड़े नुमा उभार बन जाते हैं अपनी स्किन पर, उसमें नारू बाहर आता है। एक सुना होगा आपने, हाथी पांव रोग, एलिफेंटाइटिस। हाथी पांव रोग में क्या होता है कि पैर में सूजन आ जाती है। एक तो मेल रिप्रोडक्टिव ग्लैंड जिसको वृषण कहते हैं, टेस्टिज, और पैरों के अंदर बहुत ज्यादा स्वेलिंग आ जाती है, जो कि बूचेरिया ब्रैंकोप्टाई एक कृमि होता है, उस कृमि के द्वारा होता है वो। मादा क्यूलेक्स एक मच्छर होता है, मॉस्किटो, उसके काटने से होता है वो रोग। तो ये कृमि जनित में 2-3 रोग हैं इंपॉर्टेंट, इनका याद रख लेना। एक इसमें पहला रोग लिखना, नारू रोग, नारू डिजीज। और नारू रोग जो कृमि होता है, उस कृमि का नाम है ड्रैकनकुलस मेडिनेंसिस। ड्रैकनकुलस मेडिनेंसिस दूषित जल के माध्यम से होता है ये, यानी पॉल्यूटेड वाटर से होता है, दूषित जल के माध्यम से प्रवेश करता है ये, दूषित जल के माध्यम से प्रवेश करता है, पॉल्यूटेड वाटर से जाता है ये, या बारिश के पानी में नहाने से भी मोस्टली रोग हो जाता है। और इसमें क्या होता है, त्वचा पर फोड़े नुमा
सफेद रंग के उभार बन जाते हैं, फोड़े बन जाते हैं, एक तरीके से फोड़े फुंसी हो जाते हैं और उनमें से नारुक्रमी बाहर निकलने लगता है। नारु धागे नुमा संरचना होता है, कीड़ा है एक तरीके से ये। नारुक्रमी बाहर निकलने लगता है, उसको कहते हैं नारू रोग, जो कि आपको कृमि का नाम याद रखना है, ड्रैकनकुलस मेडिनेंसिस, और ये पॉल्यूटेड वाटर से होता है, दूषित जल के माध्यम से होता है। ये किसके अंदर रोग आता है? इसका नाम है हाथी पांव, एलिफेंटाइटिस, और इसके कृमि का नाम है बूचेरियाई ब्रैंकोप्टाई। बूचेरियाई ब्रैंकोप्टाई कृमि के द्वारा होता है। ये मादा क्यूलेक्स मच्छर, ये मच्छर का नाम इसमें इंपोर्टेंट है, मादा क्यूलेक्स मच्छर के काटने से भी फैलता है। और इसमें क्या होता है कि नर जनन ग्रंथि, मेल रिप्रोडक्टिव ग्लैंड्स, जिनको वृषण कहते हैं, टेस्टिज, तथा पैरों में स्वेलिंग आ जाती है। इसमें जो लिम्फ नोड्स होते हैं, लिम्फ नोड्स, लसिका ग्रंथियां, उनमें भी इनमें स्वेलिंग आ जाती है, लिम्फ ऐसे गांठे गांठे इस टाइप की बन जाती हैं, बहुत बड़ा पैर सूज करके बहुत मोटा हो जाता है हाथी जैसा, इसलिए इसको हाथी पांव रोग कहा जाता है। तीसरा एक रोग है टीनियासिस। इसका परजीवी है टीनिया सोलियम परजीवी, और कृमि का नाम है टैपबर्म कृमि, टैपबर्म कृमि। कल की एक खबर है, एक बच्चे के आधा किलो की गांठ निकाली थी ब्रेन में से, कल आपने पढ़ा हो तो। आधा किलो की गांठ बन गई थी एक बच्चे के, 7 साल का बच्चा था, वो टैपबर्म कृमि के कारण बनी थी। उसमें डॉक्टर ने बताया कि सब्जियों में जो कीड़े आते हैं ना, कीड़े, इनसे वो गांठ बनी है। जैसे पत्ता गोभी, ऐसी सब पत्ता गोभी जो होती है ना, इसमें छोटे छोटे कीड़े होते हैं जो हमें दिखाई नहीं देते और हम उनको खा जाते हैं, ये वास्तव में हमें दिखाई नहीं देते, और ये हमारे ब्रेन में जब चले जाते हैं ना, तो इस प्रकार के कोई गांठ वगैरह बीमारी बना देते हैं। ये कल की खबर है, एक 7 साल का बच्चा था जिसमें आधा किलो की गांठ निकाली है, और उसमें स्टेपबर्म क्रमी बताया था कि जो सब्जी वगैरह होती है ना, इन सब्जियों के अंदर कीड़े पाए जाते हैं, वो कीड़ा गलती से चला गया, उस कीड़े के कारण वो गांठ बनी थी उसके अंदर। तो सब्जियों को वैसे धोकर खाना चाहिए, धो से नहीं से ज्यादा, जैसे पत्ता गोभी होती है हर मौसम में आती है, जबकि आप जानते हो सब्जियों का एक मौसम होता है, उस मौसम में यदि आप सब्जी खाओगे तो वो सही रहती है, अगर दूसरे मौसम में उसी सब्जी को आप खा रहे हो तो कहीं ना कहीं उसमें फर्क पड़ता है। पत्ता गोभी सिर्फ सर्दियों में आती है, लेकिन पत्ता गोभी एनी टाइम चलती है, आप कभी पत्ता गोभी ले लो, चलती है। टेस्ट का भी फर्क आता है नहीं आता? आप बताओ, कोई चीज अपन टेस्ट तो मौसम के अकॉर्डिंग खाएंगे तो उसमें अलग ही टेस्ट आता है, बेमौसम की सब्जी खाएंगे तो उसमें अलग टेस्ट आता है। तो बेमौसम जब होता है, जैसे गर्मियों में पत्ता गोभी आती है, बरसातों में पत्ता गोभी आती है, तो बारिश के दिनों में क्या होता है, इसमें इतने छोटे छोटे कीड़े बन जाते हैं, और जो हमें दिखाई भी नहीं देते, मतलब इतने छोटे और व्हाइट कलर के होते हैं वो, कि उस पत्ते के अंदर ही रहते हैं वो, मतलब हमें दिखाई तक नहीं देते वो कीड़े ब्रेन में जाकर के बीमारी बना देते हैं हमारी बॉडी में जाके। तो ऐसी सब्जियों को अवॉइड करना चाहिए, जो सीजनेबल सब्जी नहीं होती है ना, अपन पता क्या रही सीजनेबल सब्जी नहीं है, इसमें कीड़े ज्यादा आ रहे हैं, तो उन सब्जियों को नहीं खाना चाहिए। जैसे कभी कभी गोभियों के अंदर बहुत ज्यादा, हाँ, सांप तक आ जाते हैं छोटे छोटे, तो ऐसी चीजों को अवॉइड करना चाहिए, या फिर कहे तो देखभाल के करना चाहिए, और जिसमें दिखाई नहीं दे रहा ऐसी चीजों को नहीं खाना चाहिए। अगर आपको लग रहा है जैसे बैंगन है, बैंगन के अंदर कीड़े पनप जाते हैं, अब बैंगन काटते हैं जब तो फिर भी पता लग जाता है, लेकिन जब भरता भी बनता है बैंगन का, बहुत से उसको उबाल करके बॉईल करके जब बनाते हैं, अब बॉईल कर दिया तो वो तो अंदर रह गया उसमें, काटेंगे तो उसको है नहीं, डायरेक्ट मिक्सी में उसको पीसेंगे तो पता ही नहीं चलेगा। तो ऐसी चीजें अवॉइड करनी चाहिए, इनसे क्या है कीड़े चल जाते हैं। और कल की घटना है, एक बच्चे के आधा किलो गांठ निकाली है दिमाग में, 7 साल का बच्चा, विशेषकर बच्चों को ज्यादा प्रभावित करते हैं ये, 10 साल तक के बच्चों में ज्यादा परजीवी होते हैं। तो कृमि का नाम है टैपबर्म कृमि, टैपबर्म हेलमिंथीज होता है इसमें। ये वैसे सुअर का कच्चा मांस खाने से होता है ये, सुअर का
कच्चा मांस खाने से फैलता है ये। इसमें शरीर में इन्फेक्शन हो जाता है, उल्टी दस्त होने लग जाते हैं, डिहाइड्रेशन होता है, शरीर में संक्रमण हो जाता है, इन्फेक्शन हो जाता है, तो उसको कहते हैं टीनियासिस रोग कहा जाता है। एक होता है लीवर फ्लूक, ये फैसियोला कृमि द्वारा होता है। फैसियोला कृमि होता है, फैसियोला हेलमिंथी, और एक घरेलू जानवरों से फैलता है ये। जो अपन घरों में जैसे बकरी वगैरह है, भैंस है, गाय वगैरह है, कोई मुर्गा मुर्गी पालता है, तो इनके माध्यम से फैलता है ये। घरेलू जानवरों के माध्यम से फैलता है ये, डोमेस्टिक है ये। और इसके अंदर मेनली हमारा जो लीवर होता है, यकृत, और एक पित्त वाहिनी जो होती है, जिसको बाइल डक्ट कहा जाता है, ये दोनों ही प्रभावित होते हैं, इनफैक्ट इफेक्टेड होते हैं इसके अंदर। शरीर में इन्फेक्शन वगैरह हो जाता है, पाचन जैसी क्रियाएं इसमें रुक जाती है। तो लीवर फ्लूक भी किससे होता है? ये कृमि जनित रोग है। तो लीवर फ्लूक है, टीनियासिस है, नारू रोग है, हाथी पांव है, ये सभी कृमि के द्वारा रोग होते हैं। ये नोट कर लो। जंगली जानवर मतलब ये है कि कुछ देखो, हर चीज के कुछ फायदे भी हैं, कुछ नुकसान भी हैं। अब जो व्यक्ति डेली पक्षियों को दाना डालता है, उसमें भी बर्ड फ्लू होने की संभावना बढ़ जाती है, तो बेचारा क्या करे? एक तो भला कर रहा है और फिर भी रोग हो रहा है, तो अपने को तो कुछ भी हो सकता है। हाँ, बेसिक से यही मोशन, फोर्स, लाइट, इलेक्ट्रिसिटी। विशेषकर अधीनस्थ बोर्ड जो आपका RSM SSB है, इसकी फिजिक्स के सिलेबस में मोस्टली लाइट और इलेक्ट्रिसिटी ज्यादातर आता है। अब इसमें क्या कि सिलेबस आपका डिस्क्राइब नहीं किया इन्होंने, केवल इतना दे दिया जनरल साइंस, तो उसमें अपन थोड़ा सा देखो, कह नहीं सकते आ भी जाए, नहीं भी आए, हो सकता है ये कि आ जाए सेम, यही आ जाए सेम। जिस नहीं, ऑफिशियली तो है वो, ऑफिशियली है, अधीनस्थ बोर्ड वालों ने डाला है वो भी, लेकिन उसमें से क्लियर नहीं किया कि जैसे रीजनिंग में कौन से टॉपिक आएंगे, मैथ्स में कौन से टॉपिक आएंगे। अब ये कर भी सकते हैं और नहीं भी कर सकते हैं। अगर बच्चे ऑब्जेक्शन उठाएं तो कुछ हो भी सकता है कि भाई पता चले हमें पढ़ना क्या है इसमें, और जरूर नहीं है हो, जैसे कई सारे एग्जाम होते भी हैं, ऐसे दे दिया जनरल साइंस तो पूरा ही पढ़ो उसके अंदर, जरूर नहीं है हो सेम, ये भी हो सकता है। एक टीका है जिसका नाम है मिशन इंद्रधनुष, वैक्सीन है ये, मिशन इंद्रधनुष वैक्सीन है। ये 7 रोगों के लिए एक ही वैक्सीन लगाया जाता है, ये 7 रोगों का प्रोग्राम है ये, 7 डिजीज का कार्यक्रम है ये। जिस प्रकार एक तो बताया था मैंने, वो पेंटावेलेंट 5 रोगी लगाया जाता है। इसको पंच संयोजी टीका कहा जाता है। ये तो 5 रोगी लगता है, कौन कौन से? एक तो डिफ्टीरिया, एक पर्टोसिस जिसको काली खांसी कहा जाता है, टेटेनस, पोलियो, खसरा, नहीं नहीं ये इसमें नहीं आएगा, इन्फ्लुएंजा, और एक आता है इसमें हेपेटाइटिस बी। ये 5 रोगी एक टीका लगाया जाता है, इसको पेंटावेलेंट वैक्सीन कहते हैं। और ये 7 रोगी लगता है। 7 रोग में कौन कौन सा? एक तो डिफ्टीरिया, एक आता है इसमें पर्टुसिस, काली खांसी, एक आता है टेटेनस, एक आता है पोलियो, एक आता है टीबी, एक आता है खसरा, मीजल्स, और एक आता है इसमें हेपेटाइटिस। ये 7 रोगी लगता है और वो 5 रोगी लगता है। इसको मिशन इंद्रधनुष वैक्सीन कहते हैं, उसको पेंटावेलेंट वैक्सीन कहते हैं। ये मीजल्स में MMR तो लगता ही है, बाकी मिशन इंद्रधनुष भी मीजल्स में काम कारगर होता है।
MMR 3 के लिए लगता है, मीजल्स मम्प्स रूबेला। नहीं, मिशन इन एक्चुअली टीके तो देखो बचपन में ही लगते हैं, लेकिन मिशन इंद्रधनुष एक नया टीका था जो भी बच्चे जैसे 5 साल तक के बच्चों को लगा था ये। एक कोविड का ही, कोरोना ये के सब पहला टीका आया है जो बेटे पिताजी को लगवा रहे हैं, बाकी सब पिताजी बेटों को लगवाते हैं। मतलब कि पिताजी डर, और टीकों में तो बच्चे डरते हैं, पिताजी कहते हैं चलो वैक्सीन लगवाने ले चलो। एक कोविड टोकन टीका ऐसा है जिससे पिताजी डर रहे हैं कि बेटा बोल रहा है कि नहीं चलो वैक्सीन लगवाने चलो। हाँ। नहीं, एक साथ थोड़ी लगते हैं, एक पर्टिकुलर टाइम होता है, पर्टिकुलर टाइम होता है सबका। एमएमआर जैसे ये एमएमआर का है, ये 9 महीने पे लगता है। बीसीजी का जन्म के साथ ही लगता है, तो अलग अलग लगते हैं उसमें। इनमें कोई केमिकल नहीं होता है टीकों में, टीके में तो जो वायरस जो रोग होता है ना उसी का डेड इनएक्टिवेटेड वायरस डालते हैं, तो ऐसा कोई नुकसान नहीं होता। ये फायदेमंद चीजें बॉडी के लिए जरूरी हैं ये तो एंटीबॉडी एक तरीके से इम्यूनिटी पावर देते हैं। पी पी ए तो नॉर्मल है। लीवर वाला ए होता है, बी तो इन्फेक्टेड इन्फेक्शियस ब्लड से होता है, जैसे ये तो ये मान लो कि लगभग एड्स के बराबर माना जाता है। ये ब्लड से फैलता है, वो जल से फैलता है पोल्यूटेड वाटर से। हाँ, नहीं है, बस इतना ही है। बस यही है, जैसे एड्स में एजेटी वगैरह हैं तो वो वायरल को रोक देती हैं बस, बाकी समूल निवारण नहीं है। अब देखो ये एक्चुअली होता है, जैसे बहुत से आरएनए वायरस जो होते हैं ना उनका बहुत जल्दी क्योरिंग हो भी नहीं पाती, क्योंकि अपना स्ट्रक्चर बदलते रहते हैं। कोविड में यही तो हो रहा है, क्योंकि जेनेटिक मटेरियल आरएनए है और आरएनए बदलता रहता है। डीएनए होता है वो जल्दी बन जाता है, जैसे एचआईवी है तो उसमें आरएनए ही है, इसलिए एचआईवी की आज तक कोई दवा नहीं बनी है। और ये कोरोना के ये भी टीका मतलब कुछ नहीं है, ये कोई दवाई नहीं है कोरोना की, ये केवल एक इम्यूनिटी बूस्टर है, इम्यूनिटी डोज है बस ये। हाँ, हाँ, बस ये है कि वही कि मन में वो रहता है कि हाँ तो चलो मैंने लगवा लिया। और पॉजिटिविटी बहुत जरूरी है मन की, अगर मन में डर है ना तो ऐसा हो जाता है कि जैसे कोरोना में हुआ ही था, आपको ऐसे ऐसा लग गया कि मैं किसी कोविड पेशेंट से मिल लिया तो आपके हाथ में और ऑटोमेटिकली आपको काम करने लग गया, यानी ऐसा लग गया कि यार पता नहीं मुझे भी तो नहीं होगा। मेरे साथ खुद के साथ हुआ है, मैं स्वस्थ बैठा था एकदम, एक कोई पेशेंट था जो मेरे से मिल के गया, मेरी बुक चलती है तो बुक के पर्पज से, मेरा पब्लिशर था, तो 10 मिनट मिल के गया, मेरे से बात कर गया, हम बेड पे बैठे थे आसानी से, मैं एकदम सही था, मुझे उस दिन कहीं बाहर जाना था आउट ऑफ जयपुर। वो जाने के 10 मिनट बाद मुझे कॉल करके कहता है कि यार मेरी रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। तो आप सोच सकते हो मेरी हालत कैसी हो गई। हाँ, हाँ, उन्होंने मेरी रिपोर्ट, जबकि उसको मैं एक दिन पहले दिखा के और लाया था हॉस्पिटल, मुझे कोई दिक्कत नहीं थी, उसको मैं दिखा के लाया था, मास्क लगा के गया था गाड़ी में, उसको दिखा के लाया था, उसको मना भी किया था मैंने कि हल्की फुल्की खांसी जुकाम है मत दिखाओ इसको, कोई दिक्कत नहीं, मैंने दिखा तो लो लेकिन टेस्ट मत कराओ, अगर आपको तकलीफ है तो फिर एडमिट हो जाओ। तो वो पता नहीं कहीं चोरी छुपे टेस्ट कराया है, और टेस्ट कराने के बाद वो 10 मिनट बाद बोलता है कि यार मुझे तो कोरोना पॉजिटिव रिपोर्ट आई है, मोबाइल मैसेज आ गया। अब आप यकीन मानोगे अगले 20 मिनट में मेरी तबीयत खराब हो गई, मतलब मैं स्वस्थ था एकदम, मैं जा रहा था कहीं बाहर, ससुराल कहीं जा रहा था, और मेरे अगले 20 मिनट में तबीयत खराब हो गई, मुझे ऐसा लग गया मैंने कि यार कुछ हाथ पैर से टूट रहे हैं यार, फिर ऐसा लगता है सांस में तकलीफ सी तो नहीं है, और ऐसे मतलब ये मान लो कि बस मेंटली, और मैं इधर उधर सैनिटाइज से छोटे छोटे आइटम सैनिटाइज करूं, अब घर में कहाँ तक सैनिटाइज करोगे आप, कहाँ तक करोगे, एक लिमिट होती है, हर जगह हाथ लगाया हुआ है। बच्चे हैं, वो मानते नहीं है, परिवार वाले वो तो पास में रहते, घर में क्यों हो ही नहीं सकते, अलग रह ही नहीं सकता आदमी। फिर उस हम्म तो ऐसा हुआ था, फिर उसके बाद मुझे किसी में एक सर का फोन आया था कि आप कोचिंग पे कब आओगे, मैंने कहा यार ऐसे ऐसे मैं तो किसी कोविड पेशेंट से मिल लिया तो मैं तो नहीं आऊंगा, तो बोला कि अरे नहीं कुछ नहीं होगा आप तो आओ, मैं मिलूंगा आपसे, कोई दिक्कत नहीं है। फिर मेरा थोड़ा कॉन्फिडेंस बढ़ा, उन्होंने बोला कि अरे कुछ भी नहीं है, फिर कुछ भी नहीं हुआ मुझे, फिर कुछ भी नहीं हुआ हकीकत में, कुछ भी नहीं हुआ। और फिर मैं उसी दिन फिर मैं जहां मुझे ससुराल जाना था वहां मैं जाके भी आया हूँ, कोई दिक्कत ही नहीं थी किसी भी। हाँ, मतलब एक डर बहुत बड़ा होता है टेंशन से,
टेंशन में क्या है कि आप अपन को लग जाए कि हाँ यार ऐसा हुआ है, तो वास्तव में अपने अंदर की बॉडी है ना, हाँ, पलट गए थे। सेकंड वेव में तो यहाँ पे भी लोग बाग गए हैं जाने को, तो डर का भी बहुत फर्क पड़ता है। और अपन यदि मन से मजबूत है ना, तो फिर कई सारी चीजें हट जाती हैं, वास्तविक बात है ये। अपने मन का बहुत फर्क पड़ता है कि अपन पॉजिटिव है नेगेटिव है। हाँ, पूरे देश को तबाह कर दिया। और उसमें तो पता नहीं बाद में आया था ना, कितने सारे स्ट्रेन और मिले थे, म्यूटेंट बहुत ज्यादा। पता ही नहीं इसका क्या चल रहा है। सबसे पहली बात तो ये है कि इसमें कई सारी मिथ्या भी हैं, झूठ भी है, क्योंकि डब्ल्यूएचओ अपनी बात पर रुकता ही नहीं है। कभी कुछ कहता है, कभी वो 10 दिन बाद पलट देता है। हाँ, खुद ही समर्थक नहीं, कभी कहता वुहान से फैला है, कभी ये नहीं फैला है। तो मतलब इसके बारे में क्लियरिटी है ही नहीं। जो कुछ बोल दिया ना वही सत्य है अभी तो। और बाकी कई लोग का हवा में भी है। देखो, हवा में इतना वायरस होने का मतलब है कि फिर कोई नहीं बच पाता। यदि हवा में कोई चीज है तो वो पॉसिबल ही नहीं है बचना। वो तो आप श्वास तो लोगे भाई, कितना भी मास्क लगा लो सांस तो लोगे। और फिर वो बोला कि साहब ये तो इतना छोटा है कि मास्क का तो कोई फर्क ही नहीं पड़ता, इस पे तो लगाने से फिर फायदा ही क्या। हाँ, सारे मर गए। अरे देखो, मैं बताऊं, ये तो बदकिस्मती से हुआ है जिसको कोरोना हुआ है। मैंने कई लोग ऐसे देखे हैं जिन्होंने अब तक शायद मास्क खरीदा ही नहीं है, और उनको कुछ भी नहीं हुआ। और सबसे बड़ी बात ये है कि वो, मतलब, जिसको बोलते हैं ना कि कम्युनिटी ट्रांसमिशन वाले और हैं, वो जैसे दुकानदार हुए। कई दुकानदार हैं, ठेले वाले, उन्होंने मास्क कभी पहना ही नहीं। वो रखते थे जेब में, पुलिस वाला आता तो लगा लेते। और ज्यादातर इंडिया में मास्क कहाँ लगता है? यहाँ पे इंडिया में मास्क यहीं लटका रहता है। अगर आपने यहाँ पे मास्क लटका रखा है ना, तो आपको चालान नहीं बनेगा। और आपने जेब में रख रखा है तो हो सकता है चालान बन जाए। तो यहाँ मास्क को अपन लटका के रखते हैं। अब यहाँ से कोई डरेगा थोड़ी कोरोना का, इसके बाद मास्क के बाद मत जाओ। तो यहाँ लगा के रखते हैं मोस्टली। तो कई लोग ऐसे जिन्होंने मास्क खरीदा नहीं, खरीदा है तो बस पड़ा है, कोई लगाया नहीं, और दिन में 200-200 लोगों को सामान बेचा है, मिले हैं। हाँ, हाँ, और क्या नहीं। बहुत से ऐसे मास्क से साफ कर करो के उसी को पहन लिया, कहीं रख दिया, तो उसी को कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन मैं मेरी बात बताऊं, मैंने रियल में बहुत सेफ्टी बरती थी। मतलब एक हद कहते हैं ना, हद, उससे ज्यादा। एक हद कहते हैं ना, लिमिट, उस लिमिट आउट मैंने सेफ्टी बरती थी, इसमें कोई डाउट नहीं है। हाँ। मतलब हर चीज में सेफ्टी बरती, जहां तक संभव हुआ ना, जहां तक पॉसिबल हुआ, मतलब मुझे ऐसा लगता था, ऐसा याद रहता था, जैसे मैं मार्केट गया, मैंने पैसे गिने हैं या पैसे हाथ लगाया है, कुछ सब्जी का हाथ लगाया कहीं पे भी, तो मुझे इतना याद रखता था कि मैं घर तक जाता था ना, चाहे आध घंटा हो जाए, लेकिन मैं इनको मुंह पे नहीं लगाता था। चाहे गाड़ी कुछ भी लग जाए, पर मुझे इतना याद रखता था कि यार इनको मुंह पे नहीं लगाना, क्योंकि पहले धुलेंगे उसके बाद ही मुंह तक जाने चाहिए। वो एक डर भी होता है कहीं बार दिमाग में, होता है ना कि यार, फिर बच्चों का और भी डर रहता है थोड़ा सा घर पे, और भी एजेड लोग रहते हैं, तो डर तो था होने को, तो धीरे धीरे कम भी हो गया। और फिर जैसे ही इंस्टीट्यूट खुले, बच्चों के संपर्क में आए जब, तो डर बिल्कुल नहीं रहा। और वैसे मुझे डर लगता था, जैसे ही बच्चों के संपर्क में आए तो लगता ही नहीं है। दूसरी बात, अपने आदमी में कोरोना नहीं लगता है, ये फैक्ट बात है। दूसरा मिलता है ना कोई दूसरा, उसमें से लगता है इसमें कोरोना हो सकता है। अपना जिसको मानते हैं अपन, हाँ। अपना जिसको मानते हैं ना, वो ठीक है, कुछ नहीं है। तो ये टॉपिक तो आपका पूरा हो गया। नया टॉपिक अपन कल से स्टार्ट करेंगे, जेनेटिक्स। ठीक है। आज थोड़ा सा कर नहीं पाए अपन, कोई बात नहीं, कल से करेंगे।